पार्ट थर्ड ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी फंडामेंटल राइट्स। ये पार्ट हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है, वही मौलिक अधिकार जो अवेलेबल हैं अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेंस्ट दी स्टेट गवर्नमेंट और इन सम केसेस अगेंस्ट दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। वही मौलिक अधिकार जिसके बारे में हमारे देश के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। सो आर्टिकल 12 प्रोवाइड फॉर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि स्टेट के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये सब स्टेट के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो भी पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या कोई भी स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी अगर ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट के, जैसे ONGC एंड सेल, दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द टर्म स्टेट। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर दी लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद दी फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स कि कोई भी ऐसी लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, ऐसी लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। चाहे वो कोई यूनियन लॉ है, चाहे वो कोई हमारी स्टेट लॉ है, या फिर कोई हमारा ऑर्डिनेंस है जो प्रेसिडेंट के द्वारा टेम्परेरी तौर पर पास किया गया है। इसके अलावा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर की गई है तो वो भी वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है। 1973 से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया था। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन ही क्यों ना कर रही हूँ। लेकिन 1973 के अंदर केशवनंदा भारती वाला केस आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली डिक्लेयर किया कि कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। Now comes to the first category of the fundamental rights, that is the right to equality. It means समानता का अधिकार। Article 14 provides for equality before law and equal protection of law. This is a British concept and this is an American concept. ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ये कहा गया है कि कानून की नज़रों में हर पर्सन एक समान है। इट मीन्स कि कानून की नज़र में ना तो कोई ऊंचा है ना नीचा है, कानून सबको सेम तरीके से ही ट्रीट करता है, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड की जा सकती और लॉ के अगेंस्ट कोई भी पर्सन नहीं है। इट मीन्स कि कानून जो है वो सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई भी नहीं है। सो आर्टिकल 14 हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमारा आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है एक पॉजिटिव सेंस में। इट मीन्स कि बहुत सारी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पीपल होते हैं जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे सब लोगों के लिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन का प्रोविज़न रख सकती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी इनको हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है, इनके लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में जो है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स कि हर एक पर्सन, अगर इस देश के अंदर कोई भी पर्सन एज ए सिटीज़न रह रहा है तो उसको जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर सेम अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे। इट मीन्स हर एक पर्सन को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और सेम अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के, यानी रोज़गार के। हालांकि जो कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन वाला प्रोविज़न रख सकती है। लेकिन वैसे देश के अंदर अगर कोई पर्सन रह रहा है और अगर वो क्वालिफाइड है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो वो अप्लाई कर सकता है। आर्टिकल 17 प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। छुआछूत, अनटचेबिलिटी को एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस माना गया है इंडिया के अंदर। इसको लेके हमारा एक एक्ट भी आया था, हमारा प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, जो टोटली प्रोहिबिट करता है इसके यूज़ को, इस वर्ड के यूज़ को। और इवन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी किसी भी पर्सन को अनटचेबल कह के पुकारता है या फिर इसके बेसिस पे जो है कुछ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है। ये जो अनटचेबिलिटी वाला हमारा एक्ट था, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, इसका नाम चेंज कर दिया गया है 1976 के अंदर। इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के नाम से इसको चेंज कर दिया गया है। आर्टिकल 18 प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक। ये बात करता है टाइटल के बारे में, जैसे राव साहब, दीवान साहब,
तो इस प्रकार के जो हमारे टाइटल्स थे वो यूज़ हुआ करते थे हमारे जब इंडिया को ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। तो उस टाइम पीरियड में जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऐसे ऐसे टाइटल्स का यूज़ किया करते थे, राव साहब, दीवान साहब। लेकिन अब इसके अंदर क्लियरली कहा गया है कि ऐसा कोई टाइटल यूज़ नहीं किया जाएगा किसी भी इंडियन के लिए। और इसके अलावा अगर कोई मिलिट्री या एकेडमिक एक्सीलेंस यानी एजुकेशन फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में अगर कोई पर्सन अपना जो है नाम कमाता है और उसको अगर कोई अवार्ड मिलता है तो वो अवार्ड जो है वो टाइटल की कैटेगरी में नहीं आता है।